हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। सो बच्चों, हम देखने वाले हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में, वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Transpiration is the process by which all the necessary nutrients move from one part of the to the another part inside the body of an organism. So बच्चों, ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है कि जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर वो मूव होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। लेकिन किसके पार्ट में? ऑर्गेनिज्म के पार्ट में। इन प्लांट जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम कंडक्ट करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट को, या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्लांट्स में स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करते हैं और वो वाटर, मिनरल एज सॉल्ट को क्या करते हैं, जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वहां तक पहुंचाते हैं। इट ऑल्सो कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और बच्चों, ये क्या करते हैं, जितना भी फूड होता है वो लीव से अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का काम भी स्टेम का होता है, लीव्स का होता है। द स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स एंड द पेटल्स। सो बच्चों, जो स्टेम होते हैं वो वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक और आपके पेटल्स तक। इट हैज सर्टेन ट्यूब्स, क्योंकि आपको यहाँ पे सर्टेन ट्यूब्स देखने को मिलती हैं कहाँ पे, स्टेम्स में, जिनको हम जाइलम वेसल्स बोलते हैं। और ये कनेक्टेड होती है किससे बच्चों? लीव्स की वेन से। एंड इट इज थ्रू दीज दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। और इसी के थ्रू क्या होता है, जितना भी वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम में। आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी प्लांट में आपको दो तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका शूट सिस्टम और दूसरा होता है आपका रूट सिस्टम, राइट। सो अबव द ग्राउंड आपका शूट सिस्टम होगा और बिलो द ग्राउंड आपका रूट सिस्टम होता है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो भी जाइलम वेसल्स है वो कनेक्टेड होते हैं आपके लीव्स के वेन से और इन्हीं के थ्रू ही क्या होता है, जितना भी वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपके शूट सिस्टम में। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका एमीबा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के हर एक पार्ट में या फिर प्लांट के सेल के हर एक पार्ट में रीच करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि डिफ्यूजन की वजह से ही क्या होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ढेर सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो इन दिस चैप्टर हम देखने वाले हैं अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो कमिंग टू न्यू टर्म्स, यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स गिवन है, आपको इन टर्म्स को अच्छे से गो थ्रू करना है एंड जो भी वर्ड्स आपको गिवन है आपको उनकी मीनिंग्स को भी समझना है, क्योंकि इन सारे ही वर्ड्स को हम आगे के चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। टू स्टे अलाइव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स need to transport materials from one part of the body to another। अगर हमें अलाइव रहना है, अगर हमें जिंदा रहना है, तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा मटेरियल्स का। अब ये मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये वाटर हो सकता है, ये फूड हो सकता है, ये आपके गैसेस हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, राइट। सो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अपने बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जितना भी फूड एंड ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उन सारे ही सेल्स को फूड और ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। सो बच्चों, ये सारे आपके फूड एंड ऑक्सीजन की वजह से ही क्या आपको देखने को मिलता है, अगर आप ऑक्सीजन लेंगे तो आप रेस्पिरेशन कर पाओगे और अगर आप फूड लोगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होती रहेगी। So waste products are transported from cells to the organs। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से कहाँ बच्चों, आपके सेल से ऑर्गन्स में, जो कि उनको एक्सक्रीट करते हैं। There are various methods by which materials are transported in the plants and animals। हमारे पास ढेर सारे मेथड्स है, राइट, जिसके थ्रू क्या होता है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। Now coming to transportation of materials in plants।
So all the parts of a plant need water, minerals and food. So बच्चों जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के उन सभी को ही वाटर, मिनरल्स और फूड की नीड होती है. A transport system move these materials throughout the plant. So बच्चों जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो इन सारे मटेरियल्स को मूव करवाता है थ्रू आउट दी प्लांट, विच मीन्स कि पूरे ही प्लांट में आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा. जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका बहुत ही वेल डेवलप्ड एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको कि हम वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. अब बच्चों ये जो आपका वैस्कुलर सिस्टम है इसमें कंपोज होते हैं आपके दो एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज अ जाइलम एंड सेकेंड वन इज योर फाइलम, राइट. सो बच्चों अगर हम वैस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फाइलम. एंड ये जो जाइलम होते हैं बच्चों, ये जो वेसल्स हैं ये कंप्राइजेस होते हैं एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो कि हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, राइट. सो जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ फ्रॉम द रूट्स, विच मीन्स कि जितना भी वाटर है वो रूट से क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट. एंड जो फाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है आपके ग्लूकोज को, विच इज मेड इन दी लीव्स. अब ग्लूकोज कहाँ बनता है, आपके पत्तों में बनता है, लीव्स में बनता है. और इन्हीं पत्तों से क्या होता है, जो आपका फाइलम है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट ऑफ दी प्लांट में. सो बच्चों ये जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट, विच मीन्स कि आपके रूट का जो टिप है वहां से क्या होता है बच्चों, एक्सटेंड होता है कहां तक, टिप ऑफ द लीव्स तक. द सेल्स ऑफ द जाइलम्स आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब्स. अब जो हमारे सेल्स होते हैं जाइलम के वो क्या करते हैं बच्चों, वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब को फॉर्म कर देते हैं, एक लंबे से ट्यूब को फॉर्म कर देते हैं. एंड सिमिलरली जो फाइलम के सेल्स होते हैं वो भी एक लॉन्ग ट्यूब को फॉर्म करते हैं ताकि वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर पाए. तो आपको याद रखना है कि जाइलम क्या कर रहा है, आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. कैसे, एक लॉन्ग ट्यूब को फॉर्म करके. वैसे जो आपका फाइलम है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करता है. नाउ जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का एंड डिसॉल्व मिनरल्स का, सॉल्ट का फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स टेक प्लेस थ्रू द जाइलम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, चाहे वो डिसॉल्व मिनरल्स हो, चाहे वो सॉल्ट हो, राइट, ये सारे ही आपका रूट से स्टेम उसके बाद लीव तक जाता है और ये सारी चीजें करवाने का काम जाइलम का होता है. अब बच्चों जो रूट के सेल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से, सॉइल से. दिस प्रोड्यूस अ फोर्स दैट पुशेस द वाटर अपवर्ड. अब बच्चों होता क्या है कि ये एक फोर्स को प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से जो वाटर है, जो पानी है, वो ऊपर की तरफ पुश होने लग जाता है. सो द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस ऑल्सो प्रोड्यूस पुलिंग फोर्स. सो जितना भी क्या है बच्चों, इवेपोरेशन हमें देखने को मिल रहा है वाटर का, कहां से, लीफ के सरफेस से. उसकी वजह से आपको एक पुलिंग फोर्स भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव होता है, राइट. कमिंग टू एड योर नॉलेज, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, suction of water by plant root is similar to sucking of cold drink. जैसे आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, राइट. तो आप कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हो, स्ट्रॉ से सक करते हो. उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सक्शन ऑफ वाटर देखने को मिलता है. और लेकिन यहाँ पे सक्शन कौन कर रहा है, प्लांट रूट्स कर रहे हैं, राइट. व्हेन वी सक कोल्ड ड्रिंक थ्रू द स्ट्रॉ, वो राइज अप होता है, वो ऊपर की तरफ आता है. क्यों, सक्शन की वजह से, सक्शन पुल की वजह से जो कि हमने डेवलप किया है बाय आवर माउथ. सेम उसी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो रूट्स है, रूट से भी वाटर प्रेशर की वजह से, सक्शन की वजह से अपवर्ड्स हमें मूव होते हुए दिखता है. नाउ कमिंग टू एक्टिविटी फर्स्ट. सो बच्चों यहाँ पे आप ये देखेंगे टू शो दैट वाटर मूव्स अप थ्रू द जाइलम वेसल्स. तो उसी के लिए यहाँ पे आपको छोटा सा एक्टिविटी गिवन है, आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एट योर लैब. नाउ कमिंग टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जितना भी फूड है बच्चों जो कि लीव्स ने क्या किया है, प्रिपेयर किया है, क्योंकि लीव्स का काम क्या होता है, फूड को प्रिपेयर करने का, राइट. अब उस फूड को हमने बना तो लिया, लेकिन प्लांट्स को क्या चाहिए कि अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है. सो होता क्या है,
ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको बच्चों, फूड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्म में करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, राइट। अब बच्चों ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये मेनली किसके थ्रू होता है, आपके सेल्स के थ्रू होता है। और किसके सेल्स, फाइलम के सेल्स, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो जाइलम है उसका काम तो क्या होता है, वो तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे तो हम फूड की बात कर रहे हैं, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका था, फाइलम का था। तो जो आपके फाइलम के सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसलोकेशन करवाते हैं। हाउएवर इन सम प्लांट्स जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रूट्स से बने हुए हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स को थ्रू द फाइलम टिश्यूज। Now coming to absorption of water. So water enters the plant through the thin root hair. अब जो water होता है वो प्लांट में तो एंटर तो करता है लेकिन किसके थ्रू करता है, जो बहुत ही पतले पतले रूट हेयर होते हैं उसी के थ्रू जो वाटर होता है वो एंटर करता है, राइट। रूट हेयर जो होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे आर आउटग्रोथ्स फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल ऑफ द रूट। और बच्चों ये क्या होते हैं, ये आउटग्रोथ होते हैं किसके लेयर से, आउटर सेल ऑफ द रूट के लेयर से। नाउ ये जो आपका आउटर लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस आपका बहुत ही थिन, बहुत ही पतला लेयर होता है जो कि वाटर को अलाउ करता है पास थ्रू होने के लिए, लेकिन जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो इसके थ्रू पास नहीं कर पाते। सो बच्चों ऐसी थिन लेयर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, हम उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में SPMB बोल सकते हो, राइट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि वाटर को तो पास होने दे रहा है लेकिन बाकी की चीजों को पास होने नहीं दे रहा है। अगर पूरा ही परमिएबल होता तो सारी चीजें पास हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधी चीजें तो पास हो रही है, आपका वाटर पास हो रहा है लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो पास नहीं हो पा रही है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। अब बच्चों जो वाटर होता है वो सेल में एंटर करता है बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी वाटर है, जितना भी फूड है वो एंटर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो बच्चों यहाँ पे जो वाटर एंटर हो रहा है सेल्स में वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। सो ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको वाटर का पैसेज देखने को मिलेगा अक्रॉस अ semi-permeable membrane from an area where there are more than an area where the areas are less. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में पैसेज तो हो रहा है वाटर का अक्रॉस योर SPM which was your सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये किस एरिया से हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा है, मतलब कि जो आपके हायर कंसेंट्रेशन है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन में आपको फ्लो देखने को मिल रहा है थ्रू अ मेम्ब्रेन नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसी को हमने क्या बोला है, ऑस्मोसिस बोला है। The root hair are in close contact with the water सराउंडिंग द सॉइल पार्टिकल। अब बच्चों जो हमारे रूट हेयर होते हैं वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होते हैं किसके साथ, जो भी वाटर है जो कि सराउंड कर रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स को। नाउ ये जो वाटर होता है वो डिसॉल्व मिनरल होता है और आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटर के अंदर आपको ढेर सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हुए भी दिखेंगे। नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर क्राउडेड आउटसाइड द रूट हेयर। अगर हम नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो आपको रूट हेयर के सराउंड में ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू इनसाइड, राइट। सो दे मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू द रूट हेयर, और रूट हेयर में वो मूव होते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही ये मूव होते हैं। They then move through the root tissues to the xylem in the root। उसके बाद वो धीरे धीरे मूव होते हैं आपके रूट टिश्यूज के थ्रू टू द xylem in the root, एंड उसके बाद वो मूव होते हैं थ्रू द xylem एंड वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं स्टेम्स तक, एंड उसके बाद स्टेम से लीफ तक भी पहुंच जाते हैं। तो जाइलम ने क्या किया, जाइलम ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की। दस जो प्रोसेस है जिसमें कि जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है विच मीन्स आपका वाटर, राइट,
move from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. So बच्चों आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको अब बताया था, क्या बोला था कि जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, आपका वाटर है, क्योंकि जाइलम क्या करता है, वाटर को मूव करवाता है, राइट। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो कि हमारा वाटर है वो मूव हो रहा है ऐसे रीजन से जहां पे पहले हायर कंसंट्रेशन था, राइट। सो वो हायर कंसंट्रेशन के रीजन से मूव हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में थ्रू अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नोन एज एसपीएम, ऑल्सो नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. Now coming to transpiration. So large quantities of water are absorbed by the plants. बहुत सारा large quantity में जो water होता है उसको absorb किया जाता है by the plant ताकि वो photosynthesis कर पाए. However, जो excess water होता है, जो ज्यादा पानी होता है, वो एस्केप भी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स. जैसे कि हमने क्या देखा था कि लीव्स में हमें बहुत ही छोटे छोटे से क्या देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं, और ये पोर्स क्या होते हैं, ये आपके स्टोमेटा होते हैं. सो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर जो वाटर है वो ज्यादा भी हो जाता है, वो एक्सेस में भी आ जाता है, तो वो बहुत इजीली जो प्लांट की बॉडी है उससे बाहर निकल जाता है वाटर वेपर के थ्रू, और उसी किसके थ्रू, आपके जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ये वाटर एक्सेस का निकल जाता है. जितने भी लेंटिकल्स होते हैं स्टेम के एंड जो भी फ्रूट्स एंड सेंट्रिकल होते हैं लीव्स के, उन सभी के थ्रू वाटर निकल जाता है. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अ लिविंग प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. सो आपको अब याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. सो बच्चों, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो वाटर को लूज कर रहा है, राइट. और किसके फॉर्म में कर रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में लूज कर रहा है, एंड फ्रॉम अ लिविंग प्लांट उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, राइट. सो बच्चों, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिलेगा किसके बीच में, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन के बीच में. एज वाटर इज गिवन आउट बाय ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जो वाटर है वो बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, एंड जो मोर वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. इफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन, जैसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है बहुत ही ज्यादा क्विकली एज कंपेयर टू, then it is absorbed by the root hairs. तो जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो वाटर को लूज कर देते हैं, राइट. जो आपके लीव्स हैं, जो आपके स्टेम्स हैं, जो आपके फ्लावर्स हैं, वो भी ड्रूप हो जाएंगे, एंड इसी को हम विल्टिंग बोलते हैं, राइट. नाउ बच्चों, अगेन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है. सो इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. सो बच्चों, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं. सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ड्यूरिंग द डे अंडर द ब्राइट सनलाइट सिंस द स्टोमेटा आर ओपन. अब बच्चों, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्टर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा तेज आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा. कब, ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि उस टाइम पे ब्राइट सनलाइट होती है एंड जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वो भी ओपन होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें डार्क टाइम में या फिर नाइट टाइम में, तो जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और इसी वजह से रात के टाइम पे आपको कोई भी ट्रांसपिरेशन देखने को नहीं मिलती है. मोर ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस ऑन अ हॉट डे. अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी का दिन है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो आपको ज्यादा ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा. क्यों, एज कम्पेयर टू कोल्ड डे, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं उसके जो पोर्स होते हैं वो आपको ओपन देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो वहां पे सन नहीं होगा, उसी वजह से जो पोर्स हैं वो क्लोज रहेंगे और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. ट्रांसपिरेशन रेट इज हायर if the wind is blowing as the water vapor is move faster from the leaves. So बच्चों, ट्रांसपिरेशन का रेट कब हायर होगा, जब विंड ब्लो होगा एज दी वाटर वेपर, एंड वो बहुत इजिली और जल्दी रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द लीव्स, तो उस टाइम पे भी ट्रांसपिरेशन रेट हायर होगा. इफ द एयर इज ह्यूमिड, जो भी हवा लग रही है अगर वो ह्यूमिड है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो स्लो हो जाएगा. सो अगर हम रेनी सीजन की बात करते हैं तो जो ट्रांसपिरेशन है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हायर हो जाता है.
जो बच्चों ट्रांसपिरेशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है आपके इवेपोरेशन से, एंड इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सा प्रोसेस है आपका, प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। सो इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से ही जो आपका क्या है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा। Now coming to transportation of minerals. So most of the minerals needed by the plants are dissolved in water in the soil. So बच्चों जो ज्यादातर मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं और वो वाटर आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मिनरल्स के वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं इनसाइड द रूट हेयर एज कंपेयर टू दे आर इन द सॉइल। जो रूट हेयर होते हैं वो स्टिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स को फ्रॉम दी सॉइल, एंड जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर लेस क्राउडेड टू एन एरिया वेयर दे आर मोर क्राउडेड इन द मिनरल्स and are transported through the xylem to all the parts of the plant. So यहाँ पे अगेन क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो रूट हेयर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल को, राइट। ऑलरेडी रूट हेयर के पास बहुत सारे मिनरल्स तो हैं, क्राउडेड है मिनरल्स रूट हेयर के अंदर, लेकिन अगर हम देखें तो उसके बावजूद भी रूट हेयर क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से। सो यहाँ पे आपको जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है मॉलिक्यूल्स का, कैसे एरिया से जहाँ पे वो कम क्राउडेड थे टू एन एरिया जहाँ पे वो ज्यादा क्राउडेड है, और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये आपके जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। The water and minerals absorbed by the roots are conducted upwards to the leaves, flowers and other part of the plant. अब जितना भी वाटर और मिनरल जाइलम लेके आ रहा था वो धीरे धीरे आपके स्टेम तक पहुंचेगा, फिर लीव्स, आपके फ्लावर्स, इन सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है सैप का दैट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स, उसको हम एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं। Now coming to translocation of food, right? So sugar molecules formed in the leaves. So हमने क्या पढ़ा कि जितना भी शुगर मॉलिक्यूल है, मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके लीव्स में फॉर्म होते हैं, और यही ग्लूकोज क्या होता है, इनका फूड होता है, राइट। और ये कब होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दी प्लांट बाय दी फाइलम। अब बच्चों जो फाइलम है उनके पास भी सेल्स होते हैं, जैसे जाइलम के पास सेल्स थे, राइट। सो उसी को हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं, जो कि प्लेस्ड होते हैं वन अबव दी अदर, राइट। एक के ऊपर एक प्लेस होते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं बहुत ही एक लॉन्ग ट्यूब को, जिसके थ्रू जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। कंटेंट्स ऑफ फाइलम्स कैन मूव इन अपवर्ड। जितने भी कंटेंट्स होते हैं फाइलम के वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव होते हैं, एज वेल एज आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिलेंगे, जहां पे जो वाटर है जाइलम का वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता था, राइट। सो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जाइलम क्या कर रहा था, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जितना भी वाटर है जाइलम में वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होता है, लेकिन जो भी कंटेंट होते हैं फाइलम के वो मूव कर सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में। सो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और ये डिफरेंस आपको याद भी रखना है। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 3। सो बच्चों इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना है। सो इसमें आपको पता लगेगा कि जो फाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को इन दी प्लांट्स। सो आपको ये करके देखना है, दैट इज योर होमवर्क। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स, राइट। सो बच्चों हमने प्लांट्स का पढ़ लिया कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे जाइलम और फाइलम हेल्प करते हैं, कैसे वो लॉन्ग ट्यूब को बनाते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसे देखने को मिलता है। तो बच्चों द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट का, कहाँ पे बच्चों, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपके एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारी ही आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है बच्चों वो हर एक पार्ट पे पहुंचते हैं ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की वजह से ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। अगर हम सिंपल एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि आपका हाइड्रा या फिर जेलीफिश, तो जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स है बच्चों उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय वाटर, जो कि सर्कुलेट होता है थ्रू देयर बॉडीज, राइट।
सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वहां पे आपको सिंपल सा क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूजन की वजह से जितना भी आपका न्यूट्रिएंट है वो सर्कुलेट हो रहा है हर एक पार्ट ऑफ द सेल में। लेकिन जो आपके सिंपल एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट तो हो रहे हैं लेकिन वाटर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो बच्चों जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का वो बहुत ज्यादा स्लो होता है टू वर्क इन हायर एनिमल्स, राइट। सो इन सच एनिमल्स जैसे कि उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं, हम भी एनिमल्स ही हैं। सो इंक्लूडिंग ह्यूमंस अ वेल डेवलप्ड पिक अप एंड डिलीवरी सिस्टम जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी हायर एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। इसी वजह से हमारी बॉडी ने क्या करा हुआ है कि एक वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम बना रखा है ऑलरेडी, और उस पिकअप और डिलीवरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड होता है बच्चों वही डिलीवर करता है फूड को, वही डिलीवर करता है ऑक्सीजन को टू एवरी सेल इन दी बॉडी। हमारे बॉडी में एक एक सेल को फूड पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है, राइट। एंड ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, जितने भी वेस्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी से निकालने का काम भी करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड दी ब्लड। तो आपको याद रखना है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पहला है आपका हार्ट, दूसरा है आपके ब्लड वेसल्स एंड तीसरा है आपका ब्लड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की, राइट। सो बच्चों जो हमारा हार्ट होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन होता है और ये बीट करता है, राइट। हमारा दिल धड़कता है एंड इसकी जो बीट है वो 60 to 80 टाइम्स है इन अ मिनट थ्रू आउट आवर लाइफ, राइट। नाउ इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन सिंपल सा है कि जितना भी ब्लड है उसको पंप करने का काम होता है, राइट। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, जितना भी ब्लड है उसको पंप करना है टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वी कैन फील आवर ओन हार्ट बीट बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन आवर चेस्ट। सो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप लेफ्ट की तरफ अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखते हो तो आपको हार्ट बीट भी फील होती है, राइट। सो अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप टू लिसन टू अ हार्ट बीट। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात करें या फिर नर्सेस की बात करें तो वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं ताकि वो हमारी हार्ट बीट को सुन पाए। अब बच्चों इसी की वजह से हम किसी भी बीमारी को भी डायग्नोस कर सकते हैं। ईच साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और चैम्बर्स। सो बच्चों हर एक साइड जो हमारा हार्ट है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। जो टॉप चैम्बर्स होते हैं विद कंपैरेटिवली थिनर वॉल्स नोन एज ऑरिकल्स। सो बच्चों जो हमारे टॉप चैम्बर्स होते हैं, जो हमारे ऊपर के चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या है, ऊपर के चैम्बर्स हैं, राइट। सो अगर हम इनको देखें तो ये कंपैरेटिवली कैसे होते हैं बच्चों, इनकी जो वॉल्स होती है थोड़ी थिन होती है और इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स। और बच्चों जो हमारी 2 लोअर चैम्बर्स होती हैं जहां पे आपको थिक मस्कुलर वॉल्स देखने को मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है जो कि आपका अपर पोर्शन है, अपर चैम्बर्स है, और लोअर पोर्शन में भी आपके 2 चैम्बर्स है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हमने क्या देखा कि जो हम आपके वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो वॉल्स है वो काफी ज्यादा मस्कुलर है, काफी ज्यादा थिक है। लेकिन अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो यहाँ की जो वॉल्स है वो आपको कंपैरेटिवली थिनर देखने को मिलती है, राइट। So the right side of the heart, that is the right auricle and ventricle, ये रिसीव करते हैं ब्लड को with the carbon dioxide from all the parts of the body and send it to the lungs. अब बच्चों जो आपका राइट साइड होता है हार्ट का, that is your right auricle and राइट वेंट्रिकल, इसका काम क्या होता है, जितना भी ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, विच मीन्स कि जो भी इम्प्योर ब्लड है उसको रिसीव करना और उसको कहाँ तक पहुंचाना, आपके लंग्स तक पहुंचाना फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ये काम होता है आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट का। और राइट साइड ऑफ द हार्ट में आपके राइट एट्रियम आएंगे और राइट वेंट्रिकल आएंगे, राइट। सो
इट्स लेफ्ट साइड दैट इज योर लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ये रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, विच मीन्स कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो आपका प्योर ब्लड है, उसको रिसीव करने का काम लेफ्ट ऑरिकल का और लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, एंड फ्रॉम द लंग्स, राइट। और ये रिसीव कहाँ से करते हैं ब्लड को? लंग से। कहाँ आता है ब्लड? आपके लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और यहीं से ही आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। सो बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी दिए हुए हैं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। सो जो लेफ्ट ऑरिकल है वो क्या करेगा? लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करेगा ब्लड को एंड एज इट कम बैक टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, राइट। अगर आपका राइट ऑरिकल देखें तो ये भी रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जितना भी बॉडी से ब्लड वापस आके कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में आएगा, और वो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, विच मीन्स की इम्प्योर ब्लड होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपके राइट वेंट्रिकल होते हैं ये पंप करते हैं ब्लड को टू दी लंग्स, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में क्या है हमारे पास? इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस ऑक्सीजन को प्योर करने के लिए राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? उसको पंप करेगा और लंग्स तक पहुंचा देगा, और लंग्स क्या करेगा? लंग्स ब्लड को प्योरीफाई करेगा, राइट। अब जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, वो भी क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका प्योर ब्लड है। देन द हार्ट हैज अ चैम्बर और नंबर ऑफ वॉल्स। आपको अपने हार्ट में बहुत सारे वॉल्स देखने को मिलते हैं, और ये वॉल्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं ब्लड को ताकि वो फ्लो हो पाए इन वन डायरेक्शन ओनली। सो आपको ये याद रखना है कि जो वॉल्स होते हैं उनका सिंपली काम क्या होता है? जो बैक फ्लो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करने का काम वॉल्व का होता है, सो दैट कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे। कमिंग टू एड टू योर नॉलेज, ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल जो ब्लड होता है वो ट्वाइसली पास होता है थ्रू दी हार्ट, एंड इसी वजह से हम इसको क्या रेफर करते हैं? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल सर्कुलेशन ही देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू ब्लड वेसल्स। सो बच्चों विद ईच हार्ट बीट ब्लड इज पम्प्ड इनटू द ब्लड वेसल्स which is also known as arteries, right? So जैसे जैसे हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है, राइट, धड़कता है, वैसे वैसे क्या होता है कि जितना भी खून है, जितना भी ब्लड है वो पंप होता है किसके थ्रू? आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं। नाउ ये जो आपकी आर्टरीज होती है ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये आपको याद रखना है कि जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम दी हार्ट, राइट, आपके हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को। To feel the blood rushing through the arteries, place two fingers in the hollow spot on the wrist. So बच्चों अगर आपको फील करना है कि ब्लड कैसे रश करता है आपके आर्टरीज में, तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको रिस्ट पे हाथ रखना है। यहाँ पे आपको दो हॉलो क्या देखने को मिलेंगे? स्पॉट देखने को मिलेंगे, और आप जब फील करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या फील होगा? पंप ऑफ ब्लड आपको फील होगा। द throbbing sensation or pulse that we can feel is actually blood rushing through the arteries. जो भी आपको क्या है throbbing sensation feel हो रही है वही क्या है बच्चों? उसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो आपके आर्टरीज के थ्रू मूव कर रहा है। अब बच्चों जो आपकी बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं उनकी भी ब्रांचेस होती है, स्मॉलर वन एंड स्मॉलर आर्टरीज एंड फाइनली इनटू कैपिलरीज। सो हमने क्या देखा कि पहले आर्टरीज का बड़ा सा ब्रांच था, ठीक है, आर्टरीज का ब्रांच है, राइट। उसके बाद वही आर्टरीज वापस डिवाइड हो गई किसमें? स्मॉलर आर्टरीज में। फिर उसके बाद बहुत ही स्मॉलर, राइट, उसके बाद किसमें हो गया? कैपिलरीज। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी आर्टरीज की ब्रांच थी वो फर्दर डिवाइड हुई और वो और छोटी होती चली गई और लास्ट में वो कैपिलरीज बन जाती है। नाउ ये जो कैपिलरीज होती हैं वो आपकी सबसे पतली ब्लड वेसल होती है एंड अबाउट एज थिक एज वन ऑफ आवर हेयर। और ये कितनी थिक होती है? आपके एक बाल जितने थिक होते हैं आपके कैपिलरीज, एंड दे हैव वेरी थिन वॉल्स। इनके जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो बहुत ज्यादा पतली होती है, थिन होती है, एंड इट इज थ्रू दीज थिन कैपिलरी वॉल्स। और इन्हीं कैपिलरी वॉल्स के थ्रू होता क्या है कि जितना भी ऑक्सीजन है वो पिकअप होता है फ्रॉम दी एल्वुलाई, जो क्या क्या आपके लंग्स में प्रेजेंट है, राइट। सो इन्हीं के थ्रू ये पिकअप करते हैं। जितना भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो भी पिकअप होता है
इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी ऑक्सीजन है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, वो भी पास होता है ऑन टू ईच सेल्स ऑफ द बॉडी। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट है बच्चों, उसको भी पिकअप किया जाता है फ्रॉम एवरी सेल। एंड जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास होता है इनटू द एल्वेलाई, एंड जितने भी वेस्ट होते हैं वो आपके पास होते हैं इनटू द किडनीज। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स गिवन है, हम उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ये है आपका आउटा, राइट, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, ये है आपका डिसेंडिंग आउटा, ये है आपकी फिमोरल आर्टरी, ये बच्चों है आपके फिमोरल वेन, ये है आपका इंफीरियर वेना कावा, राइट ओवर हियर, एंड ये है आपके पल्मोनरी वेन्स, और ये है आपका सुपीरियर वेना कावा, राइट। सो ये सारी है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर्स हैं। So after passing through the capillaries and picking up carbon dioxide, जितना भी ब्लड है बच्चों वो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, एंड उसको हम बोलते हैं वेन्स। सो बच्चों, जो वेन्स होता है वो कैरी करता है ब्लड को बैक टू दी हार्ट। सो बच्चों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो आर्टरीज है उसने क्या किया था, ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके गई थी, लेकिन जो आपके वेन्स होते हैं वो कैरी करते हैं ब्लड को बैक टू दी हार्ट, राइट। सो बच्चों, जो ब्लड होता है वो एंटर करता है टू दी राइट साइड ऑफ दी हार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट साइड में आपका क्या होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट साइड ऑफ दी हार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, विच मीन्स कि राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, राइट। एंड ये पंप हो जाता है टू दी लंग्स, ताकि जो लंग है वो उस ब्लड को प्योरीफाई कर पाए, जहां पे क्या होता है, इट गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को वापस दे देता है, एंड जितना भी ऑक्सीजन लंग्स के पास होता है उसको पिकअप कर लेता है। नाउ अब ये जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजन रिच हो चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे छोड़ दिया है, हमने ऑक्सीजन को ब्लड में पिकअप कर लिया है। अब जितना भी हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो वापस ट्रैवल करता है बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। उसके बाद अगेन हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, राइट। और ये जो प्रोसेस है वो अगेन रिपीट होता ही रहता है, और यही पूरा प्रोसेस हमारा फॉर्म करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। नाउ कमिंग टू द ब्लड, राइट। तो बच्चों, हमारा ब्लड क्या होता है, लिक्विड टिश्यू होता है। एंड अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में हमें 3 to 5 लीटर ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आपको फ्लूइड भी देखने को मिलता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, इन विच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो कि फ्लोट होती है। फर्स्ट वन इज योर प्लाज्मा। अब बच्चों, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी आपका लिक्विड पार्ट ही होता है ब्लड का, एंड ये आपको येलोइश कलर का देखने को मिलता है, एंड इसमें अबाउट 90% वाटर आपको देखने को मिलेगा। इट हैज फूड, यहाँ पे आपको फूड, वेस्ट, एंजाइम्स, ये सारी चीजें इसमें डिसॉल्व होती हैं, किसमें, प्लाज्मा में। उसके अलावा प्लाज्मा में आपको प्रोटीन भी देखने को मिलता है जो कि हेल्प करता है ब्लड को ताकि वो क्लॉट हो पाए, राइट। आपने देखा होगा जब भी थोड़ा सा कट लग जाता है तो थोड़ी देर ब्लड आता है, फिर वापस ब्लड स्टॉप हो जाता है, तो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। देन वी हैव ब्लड सेल्स। सो बच्चों, जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज योर आरबीसी which means red blood cells, second one is your WBCs मतलब कि white blood cells, and the third one is your platelets। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि RBCs क्या होते हैं। सो बच्चों, RBC आपके डिस्क शेप शेल्स होते हैं। सो आपको याद रखना है कि RBC का शेप कैसा होता है। तो डिस्क की शेप का होता है, एंड दे कंटेन अ रेड कलर्ड प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, राइट। सो आरबीसी में आपको क्या याद रखना है कि ये आपका डिस्क शेप का सेल होता है, और ये एक पर्टिकुलर रेड कलर के प्रोटीन को कंटेन करता है, और उस रेड प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब बच्चों, इट इज द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये ऐसा पिगमेंट है हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को एंड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल्स में टू ऑल ओवर द बॉडी। उसके अलावा ये कैरी करता है ऑक्सीजन को
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड जो भी ऑक्सीजन है वो कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ एंड फॉर्म करता है एक कंपाउंड को, और उस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? यहाँ पे सिंपली जो ऑक्सीजन है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, उसी ने क्या किया, एक कंपाउंड को फॉर्म किया और उस कंपाउंड का नाम हमने क्या रख दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच मीन्स कि ऑक्सीजन भी है और हीमोग्लोबिन भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ बच्चों, ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रिएक्शन था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे ही जो ब्लड है वो सेल में पहुंच जाता है, टिश्यूज में पहुंच जाता है जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फिर से चेंज हो जाता है आपके ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में। इसी वजह से हमने क्या बोला कि ये जो भी रिएक्शन हुई है जिसमें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वो वापस कन्वर्ट हो सकता है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में। नाउ बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन एंड जो हीमोग्लोबिन है वो फ्री हो जाता है और ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने लग जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमारे बॉडी में किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यूज को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है वापस ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, एंड हमारे जो भी सेल या फिर टिश्यूज को ऑक्सीजन की नीड थी उन्होंने क्या किया? उस ऑक्सीजन को टेक इन कर लिया और हमारे हीमोग्लोबिन ने क्या हुआ? वो वापस फ्री हो गया और फिर से कैरी करने लग गया वो ज्यादा ऑक्सीजन को, राइट। नाउ कमिंग टू वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC बोलते हैं। सो बच्चों, WBC आपके थोड़े से लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। दे आर फ्यूअर इन नंबर एज कम्पेयर टू RBC। सो RBC आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे बॉडी में, लेकिन WBC थोड़े कम होते हैं। अब WBC का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी डिजीजेज हैं, जितनी भी बीमारी हैं, जितनी भी इन्फेक्शन है, उससे फाइट करने का काम आपका WBC का होता है। और ये क्या करता है WBC? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं जो कि हमें बीमार कर रहे हैं, जो कि डिजीज को कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का काम WBC का होता है। दे आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन। WBC खुद से ही मूव कर लेते हैं एंड दिस हेल्प देम टू पास थ्रू दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और इसी के थ्रू वो क्या करते हैं? वो पास कर जाते हैं ब्लड वेसल्स के वॉल्स के थ्रू एंड जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का वहां पे पहुंच जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स। सो बच्चों, प्लेटलेट क्या होते हैं? ये बहुत ही स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू RBCs एंड ये हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट होने के लिए व्हेनेवर देयर इज अ वुंड ऑन दी बॉडी। सो जब भी आपकी बॉडी में कोई भी वुंड हो जाता है, कोई भी कट लग जाता है, तो ब्लड आता है, राइट। सो वो ब्लड आने के बाद कुछ टाइम बाद वो ब्लड आना बंद भी हो जाता है। तो वो किसकी वजह से बंद होता है? वो प्लेटलेट्स की वजह से ही बंद होता है। ये ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ ब्लड को एंड प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को। नाउ कमिंग टू व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो बच्चों, अ बैडली इंजर्ड पर्सन में लॉस अ लॉट ऑफ ब्लड। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा इंजर्ड है, राइट, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ है कोई, तो उसकी वजह से बॉडी से बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाता है एंड अगर ब्लड लॉस 40% या फिर उससे ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अ डॉक्टर मस्ट गिव इन पेशेंट ब्लड डोनेटेड बाय अनदर पर्सन। सो बच्चों, इस केस में डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो भी डोनेटेड ब्लड होता है, जो कि कोई भी अदर पर्सन डोनेट करके गया होता है, तो उस पेशेंट के ब्लड को, जिसको हम डोनर बोलते हैं, तो उसको दिया जाता है किस पर्सन को? जिसको भी ब्लड लॉस हुआ है, उसी को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। सो डोनेटेड ब्लड इज स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक्स आफ्टर केयरफुल टेस्टिंग। सो सबसे पहले अगर किसी ने भी ब्लड को डोनेट किया है तो इसको सबसे पहले ब्लड बैंक में भेजा जाता है और उसके बाद इसकी केयरफुल टेस्टिंग की जाती है। अगर ब्लड अच्छा होता है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नहीं होता, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं अपने ब्लड बैंक में। देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप। सो बच्चों, हमारे पास टोटल 4 तरीके के क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? A, B, AB और O, राइट। सो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। हर एक पर्सन के अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, वैसे ही आपका ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, किसी और का ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, राइट। सो डॉक्टर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड मैच द ब्लड ऑफ द पेशेंट विद दैट ऑफ द डोनर बिफोर कैरिंग आउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो डॉक्टर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज हम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी रेसिपिएंट है, विच मीन्स कि जो कि ब्लड को रिसीव कर रहा है,
और जो भी डोनर है उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। दिस इज बिकॉज इफ ब्लड ऑफ अनमैच्ड ग्रुप्स गेट मिक्स्ड द रेड ब्लड सेल्स स्टिक टुगेदर एंड कैन लीड टू डेथ। अगर ऐसा नहीं होता है और हम ढंग से चेक नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से होता क्या है, जो भी आपके आरबीसीज है जिनको हमने रेड ब्लड सेल्स बोला था वो आपस में चिपक जाते हैं और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ड्यूरिंग सीवियर समर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो आर फेस टर्न रेड, ऑन द अदर हैंड व्हेन इट्स टू कोल्ड आर स्किन टर्न्स ब्लू ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। अब होता क्या है, समर्स के टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ब्लड फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है, उसी की वजह से हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है। लेकिन विंटर्स में, सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो ब्लू कलर की टर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, राइट। नाउ कमिंग टू रिमेंबर, सो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए बच्चों, प्रेशर को देखने के लिए। और किसका प्रेशर? ब्लड प्रेशर थ्रू द वेन्स इन द बॉडी। जब भी हम बीपी को चेक करते हैं तो हम वेन्स के थ्रू ही अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हार्ट बीट एंड पल्स। सो ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। अगर हम हार्ट मसल्स की बात करते हैं तो वो सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो ऑरिकल्स होते हैं जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्स करते हैं ब्लड को कि वो वेंट्रिकल्स में आ जाए। उसके बाद हमारे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड लेटर। For this reason, each heartbeat can be heard as 2 seconds, right? इसी वजह से कोई भी एक हार्ट बीट हमें कैसे सुनाई देती है, 2 सेकंड के लिए सुनाई देती है। जो वीक कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑरिकल्स की वो एक साउंड को प्रोड्यूस करती है। So the sound is followed by a stronger sound, और जो वीक साउंड है उसके बाद हमें और एक स्ट्रॉन्गर साउंड सुनाई देती है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। The doctor listen to this two पार्ट हार्ट बीट जिसको हम लब और डब साउंड बोलते हैं, और इसको सुनने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं और इस डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप, राइट। सो व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड मूव्स इनटू द आर्टरीज अंडर वेरी हाई प्रेशर। सो बच्चों जैसे ही हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जितना भी खून होता है, जितना भी ब्लड होता है वो हमारी आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, और आर्टरीज का प्रेशर काफी ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा। जो वॉल्स होते हैं आपके आर्टरीज के वो स्ट्रेच करते हैं आर्टरीज को, किस वजह से, क्योंकि प्रेशर वहां का बहुत ज्यादा हाई है। सो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं तो ये जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। The stretching and relaxing of arteries with each heartbeat is felt as throbbing called pulse। अब बच्चों जो भी प्रेशर है जो कि अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, हमें स्ट्रेचिंग देखने को मिल रहा है, रिलैक्सिंग देखने को मिल रहा है आर्टरीज का विद एवरी हार्ट बीट, सो उसकी वजह से हमें एक थ्रॉबिंग सेंसेशन फील होती है और उसी को ही बच्चों हम पल्स बोलते हैं। सो इट इज वेरी इजी टू फील द पल्स एट द साइड ऑफ द नेक और द रिस्ट। तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, अपने नेक के साइड में फील कर सकते हो पल्स को, अपने रिस्ट पे फील कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है विच इज एक्टिविटी 4। सो इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एट योर स्कूल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन हमने देखा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। सो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारी ही चीजें क्या है, ये सारे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। एक बिल्डअप हो जाता है इन वेस्ट प्रोडक्ट का, और अगर बिल्डअप ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन स्पेसिफाई होता है। ऐसे ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं जो कि रिमूव करते हैं वेस्ट को, एंड ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स में हमें एक्सक्रीशन कैसे देखने को मिलते हैं। जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पॉन्जिया, बच्चों इनके पास कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एमोनिया हो गया
ये एक्सक्रीट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू आउट द बॉडी सर्फेस। सो हमें इन सारे ही हमारे जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनकी बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन जो लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, बाकी एनिमल्स हो गए, इनके पास क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन को करवाते हैं, जैसे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं इन अर्थवॉर्म, एंड लीचेस एंड मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स इन द इंसेक्ट एंड किडनीज इन वर्टिब्रेट्स, राइट। सो जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं मेनली कौन कौन सी चीजों को, यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उन सभी को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं होते हैं। थर्ड वन, जितने भी हमारे अनवांटेड मेडिसिन होते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है वो भी निकाले जाते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है एंड एक्स्ट्रा वाइटामिन एंड मिनरल्स है, इन सारी चीजों को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नाउ कमिंग टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन को करवाते हैं। सो जो एक्सक्रीशन है ह्यूमंस में वो कैरिड आउट होता है मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम। सो बच्चों, जो यूरिनरी सिस्टम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में आपको 95% वाटर देखने को मिलता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% आपके अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जो मेन ऑर्गन्स होते हैं इस सिस्टम के वो आपके किडनीज होते हैं क्योंकि किडनी क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ ये किडनीज कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट अबव दी वेस्ट, विच मीन्स कि आपके वेस्ट के जस्ट ऊपर क्या है, बैकबोन है, तो वहीं पे आपको आपकी किडनीज देखने को मिलती है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जितना भी हमारे ब्लड में क्या है वेस्ट है उन सबको फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। सो यू यूज अ फिल्टर पेपर टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी सॉल्यूशन से जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर सेपरेट करना होता है तो हम एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। सेम वही फिल्टर पेपर आपका किडनी होता है। सो जो भी हमारे किडनीज होते हैं उसमें आपको लार्जर नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स देखने को मिलते हैं और ये जो आपके कॉइल ट्यूब्स होते हैं इनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो हर एक किडनी में आपको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो बेसिक और यूनिट स्ट्रक्चर होता है वो सेल होता है, वैसे ही जो किडनी होते हैं उनका सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करते हैं बच्चों, ये फिल्टर आउट करते हैं आपके सारे एक्सेस वाटर को, जितने भी सॉल्ट है, जितने भी यूरिया है, इन सब को ब्लड से निकालते हैं एंड उसको पास थ्रू करते हैं विद दी अदर स्ट्रक्चर्स। द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी, जितना भी साफ खून है वो हमारे किडनी से निकल जाता है एंड वापस सर्कुलेशन में चला जाता है थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ योर हार्ट। अब जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ है इन द किडनी वो लिक्विड के फॉर्म में हुआ है, राइट, और वो लिक्विड के फॉर्म में ही हमारी बॉडी से बाहर निकलता है एज द यूरिन। इट पास फ्रॉम द किडनीज थ्रू 2 ट्यूब्स। ये किडनी से कैसे पास होता है, 2 ट्यूब्स के थ्रू पास होता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, इनटू अ वेरी इलास्टिक सैक जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी गिवन है, ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल है, ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल क्यों है, क्योंकि ग्लोमेरुलस से दूर है, राइट। फिर आता है आपका कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सारा आपका वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होता है एंड ये है आपका हेनले लूप जिसको आप लूप ऑफ हेनले के नाम से भी जानते हो, और यहाँ पे लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, लूप ऑफ हेनले। बच्चों जो ब्लैडर होता है वो स्टोर करके रखता है यूरिन को अंटिल जब तक वो एक्सक्रीट नहीं होता हमारी बॉडी से थ्रू दी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, जितना भी यूरिन है वो हमारी बॉडी से निकलता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग पास आउट करते हैं अबाउट 1.5 to 2.5 लीटर ऑफ यूरिन ईच डे। नाउ बच्चों जो किडनीज होते हैं उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली होना चाहिए सो दैट कि हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे।
अगर हमारे किडनीज हेल्दी नहीं होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे और हमें बहुत सारे डिजीजेस करवा के भी जाएंगे। सो एन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टेल्स अ लॉट अबाउट वेदर वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी आर फंक्शनिंग नॉर्मली। सो बच्चों, जब भी हम यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं उस एग्जामिनेशन पे हमें सिर्फ किडनी के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में भी पता लगता है कि वो कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं। द डॉक्टर देयरफॉर यूज्ड द यूरिन टेस्ट टू हेल्प डायग्नोज डिजीज इन द बॉडी। सो इसी वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूरिन टेस्ट करवाते हैं सो दैट कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज कर पाए। If there is excess sugar, enzyme, blood or other material in the urine, it indicates that some organs may not be functioning properly. For example, presence of sugar in urine indicate that the person may be suffering from diabetes. So बच्चों, यहाँ पे ये बोला है कि हमने यूरिन टेस्ट किया, तो यूरिन टेस्ट करने के बाद अगर यूरिन में शुगर ज्यादा है, अगर यूरिन में एंजाइम ज्यादा प्रेजेंट है, ब्लड या फिर अदर मटेरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन तो ऐसा है जो कि प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यूरिन में शुगर का प्रेजेंस होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो भी पर्सन है मे बी उसको डायबिटीज है, राइट। सो नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल किडनी। सो बच्चों, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास 2 किडनीज होती है जो कि सेम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। अगर एक किडनी डैमेज हो जाता है तो जो दूसरा किडनी होता है वो सफिशिएंट होता है एक्सक्रीटरी नीड्स के लिए, लेकिन अगर दोनों ही किडनी फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो द रीजन बीइंग दैट ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सच अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, और इसी वजह से ये जो पर्सन होते हैं जिनकी दोनों किडनी फेल होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाते अनलेस, जब तक हम ब्लड को फिल्टर नहीं करते पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करते हैं और इसी प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। सो बच्चों, इन डायलिसिस होता क्या है कि जितना भी पेशेंट का ब्लड होता है उसको हम रेडियल आर्टरी से निकालते हैं, एंड ये रेडियल आर्टरी कहाँ होती है, उसकी आर्म में होती है, एंड थ्रू अ मशीन हम क्या करते हैं, हम उस पूरे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और उसकी बॉडी में वापस डाल देते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन डायलिसिस जो पेशेंट का ब्लड है वो हम लेते हैं रेडियल आर्टरी से इन हिज आर्म थ्रू अ मशीन, और एक मशीन के थ्रू इन विच अ सेलोफोन मेम्ब्रेन एक्ट एज फिल्टरिंग मीडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सेल्स में क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, वैसे ही इस मशीन में भी क्या होते हैं, सेलोफोन मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि एक फिल्टरिंग मीडिया की तरह काम करते हैं, और जितना भी आपका एक्सेस में यूरिया है या फिर जो भी एक्सेस सॉल्ट है, राइट, उन सभी को ब्लड से प्योरीफाई कर देते हैं और वापस वेन के थ्रू रिटर्न कर देते हैं सेम आर्म से। सो बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके डायलिसिस मशीन की। सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि जो ब्लड है, ब्लड में सारे ही यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी क्या करती है, रिटेन कर लेती है, या फिर आप बोल सकते हो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड उसके बाद इसी चीज से हमें क्या मिलता है बच्चों, जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, और यही एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचती है। लेकिन जो भी क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर डिसॉल्व हो चुके होते हैं वाटर में, ये फॉर्म करते हैं यूरिन को, उसके बाद वो यूरेटर में जाते हैं, यूरेटर के बाद उनको कलेक्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और आपके लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम यूजफुल एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी में यूज करते हैं, राइट। सो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे उसको तो हमने अपनी बॉडी से निकाल ही दिया थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन जो भी यूजफुल प्रोडक्ट थे उन सभी को हमारी बॉडी ने रिटेन करा, एब्जॉर्ब करा, और हमारे ब्लड ने क्या किया है बच्चों, उसी से ही एनर्जी को जनरेट किया, उसके बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया, राइट। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो येलो कलर होता है यूरिन का वो किस वजह से होता है, क्योंकि यूरिन में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू स्वेटिंग, सो बिसाइड किडनीज आवर स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेस्ट। सो बच्चों, हमारी किडनी के साथ साथ जो हमारी स्किन होती है वो भी वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इट एक्सक्रीट्स
एक्सेस ऑफ वाटर यूरिया, सो बच्चों ये यूरिया लिखा हुआ है, सो ये क्या है, एक्सेस है, राइट। सो ये एक्सक्रीट करती है एक्सेस ऑफ वाटर को, यूरिया को, सॉल्ट को एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। आपको पसीना आता है, राइट। सो उसी स्वेट के थ्रू जितना भी आपकी बॉडी में यूरिया है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस सॉल्ट है, उन सभी को बाहर निकाला जाता है। नाउ ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, these are carried by the blood from all the part of the body to sweat glands in the skin। So बच्चों होता क्या है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर, यूरिया, सॉल्ट, राइट, ये सारे ही वेस्ट प्रोडक्ट को सबसे पहले ब्लड कैरी करती है, कहाँ पे, हमारे स्वेट ग्लैंड तक लेके आती है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेटिंग हमें होती है, राइट, और स्वेटिंग के साथ साथ जितने भी वेस्ट होते हैं वो भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को अपने सेल्स में, थ्रू दीज ये प्रोड्यूस करते हैं मच मोर स्लोली एज कंपेयर टू एनिमल्स। नाउ इनके पास कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते ताकि वो एक्सपेल उनको कर पाए। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो भी वेस्ट गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इसको एक्सपेल किया जाता है आपके स्टोमेटा के थ्रू, राइट। अब हमने क्या बोला, स्टोमेटा कहाँ था बच्चों, लीव्स में प्रेजेंट था, और जो लेंटिकल्स होते हैं स्टेम के, उनके थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में, जो कि आपके सेल में ही रहते हैं। Now, when dead leaves, bark or any other part fall off a tree, जितने भी waste product होते हैं, they contain also get rid of several of the plant waste, जो कि हमारे लिए important होते हैं और useful होते हैं। For example, gums, raisins, sandalwood oil, eucalyptus oil, chenesis, and जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, found in the bark of many trees। इनको हम use करते हैं tanning of leather के लिए, rubber and एल्कोलॉइड्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं, एंड सम ऑफ विच, जिसमें कि क्यूनिन आता है, मॉर्फिन होता है, राइट। इन सबको हम मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन द सेल ऑफ याम निडल लाइक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एक्यूमुलेट एज वेस्ट। सो बच्चों अगर हम याम के सेल की बात करें तो वहाँ पे आपको निडल की तरह क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, और वो क्रिस्टल किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट को। सो वो एक्यूमुलेट होते हैं एज अ वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी में जो एक्सेस यूरिया है, एक्सेस वाटर है, वो एज अ वेस्ट होता है, वैसे ही अगर हम याम की बात करें तो यहाँ पे आपका कैल्शियम जो ऑक्सलेट है वो एज अ वेस्ट एक्यूमुलेट होता है। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ब्लड क्या है बच्चों, एक फ्लूइड मीडियम है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इन सभी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द जाइलम वेसल्स टू रूट टू लीव्स, रूट से लीव तक पहुंचाने का काम होता है, और जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फाइलम, और ये फाइलम वेसल्स कैसे पहुंचाता है, लीव से बाकी सारे जितने भी प्लांट के पार्ट्स है वहां तक फूड पहुंचाने का काम होता है। द प्रोसेस बाय विच, जिसमें मॉलिक्यूल क्या होती है बच्चों, मूव करते हैं रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसा मेम्ब्रेन जो कि अलाउ करता है ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ताकि वो पास हो पाए वहां से, और रिटेन करता है अदर वन को, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ योर एसपीएम व्हिच इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो प्लांट होता है वो लूज करता है वाटर को एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स थ्रू द स्टोमेटा, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो ब्लड होते हैं बच्चों वो दो पार्ट में कंपोज होते हैं। पहला होता है आपका प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा होता है कॉर्पुलिकस जो कि आपका सॉलिड पार्ट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, एंड जो WBCs होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में, एंड ये आपको हेल्प करते हैं ताकि आप जर्म से फाइट कर पाओ जो कि आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एंड नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट उसको हम पल्स बोलते हैं। एक्सक्रीशन क्या है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। सो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे।
मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।